Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. Today we are going to continue the series for metal ligand equilibrium, and our today's topic will be trends and stepwise constants. So let's get started. तो ट्रेंड्स एंड स्टेप वाइज कॉन्स्टेंट्स देखने के लिए हम सबसे पहले तो एक ये रिएक्शन कंसिडर करते हैं। ये है हमारी लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर H2O लिगेंड है और NH3 लिगेंड इन्वॉल्व है। ठीक है, तो अगर आप इस पूरे प्रोसेस के लिए देखो तो ये जो बीटा है ये इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट है। यानी कि इस पूरे जैसे 6 अभी यहाँ पर वाटर लिगेंड्स हैं और हमने इसमें ऐड करवाए हैं 4 NH3 लिगेंड्स, तो ये 2 वाटर लिगेंड्स बच गए और 4 NH3 लिगेंड्स ऐड हो गए यहाँ पर, यानी कि इन्होंने वाटर को डिस्प्लेस कर दिया। तो इस पूरे प्रोसेस के लिए जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है उसको हमने बीटा से रिप्रेजेंट किया है और इसकी वैल्यू आपको पता है इसके इक्वल आएगी प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशंस ऑफ द प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, ऐसे ही तो निकालते हैं ना फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू किसी भी रिएक्शन के लिए। तो ये बीटा की वैल्यू हो गई। अब ये तो पूरा प्रोसेस गिवन है ना, ये जो बीटा है यहाँ पर ये ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट है, ये स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट थोड़ी ना है। तो अगर हम स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट इसके कंसिडर करें तो सबसे पहले एक स्टेप इन्वॉल्व होगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि एक वाटर लीगेंड यहाँ से डिस्प्लेस होगा और एक NH3 यहाँ पर आके इस वाटर को डिस्प्लेस करेगा। तो इसके लिए जो हमने फॉर्मेशन कांस्टेंट है उसको K1 नाम दिया है। इसकी वैल्यू फिर से वही आएगी कि प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है उनका प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है उनका प्रोडक्ट, है ना। अब ऐसे ही सेकंड में क्या होगा कि जो पहले हमारा फर्स्ट स्टेप में एक NH3 ऐड हो चुका था ऑलरेडी, सेकंड में एक और हम NH3 डिस्प्लेस करेगा एक और वाटर मॉलिक्यूल को और इसका नाम हमने K2 दिया। ऐसे ही ये थर्ड स्टेप के लिए K3 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या फिर आप फॉर्मेशन कांस्टेंट बोल सकते हो, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट ये हो गया हमारे पास, इसकी वैल्यू ये आ गई। तो 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे इसमें टोटल, और चारों की वैल्यू जब आप देखोगे, मतलब ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इनकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ आती हैं वो ऐसे आती हैं जैसे K1 की वैल्यू है 4.3, K2 की 3.6, K3 की 3 और K4 की 2.3। तो आप क्या देख रहे हो इसमें कि जो ये वैल्यूज़ हैं ये डिक्रीज़ होती जा रही है ना हर एक स्टेप के साथ। यानी कि K1 की जो वैल्यू थी वो मैक्सिमम थी, फिर K2 की उससे कम आई, K3 की उससे भी कम आई और फिर K4 की सबसे कम आई। यहाँ पर ये वाला हमें ऑब्जर्व हो रहा है डिक्रीज इन द वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टेंट्स, है ना। तो ये क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है। तो देखो सबसे पहले अगर आप फर्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो जिस रिएक्टेंट से फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर है 6 वाटर मॉलिक्यूल्स या फिर 6 वाटर लीगेंड्स बोल सकते हैं हम। तो ये है हमारा उसके लिए, ये हमारा डायग्राम है। 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं या 6 लीगेंड्स मान लो, 6 वाटर लीगेंड्स हैं और यहाँ पर ये 6 के 6 हमारे पास साइट्स अवेलेबल हैं किसी भी लीगेंड, ताकि कोई भी लीगेंड आए और इन 6 वाटर मॉलिक्यूल्स को यहाँ से डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर अटैकिंग साइट्स हैं, वो 6 अटैकिंग साइट्स हो गई है ना। तो इजीली कोई भी लिगेंड आके यहाँ पर इसको डिस्प्लेस कर सकता है। अब जब हम लास्ट स्टेप तक पहुँच रहे हैं तो लास्ट स्टेप में देखो 3 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और 3 ही NH3 लिगेंड्स हैं। तो 3 यानी कि हमारे पास 3 अभी साइट्स अवेलेबल हैं। और अगर आप ऐसे ही देखते जाओ कि जैसे जैसे स्टेप आगे बढ़ता जाता है वैसे ही अगर आपने माना कि यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल बच गया और बाकी सारे लिगेंड्स डिस्प्लेस हो चुके हैं ऑलरेडी, तो अब जब एक वाटर लिगेंड बच गया तो इसके लिए ये जो लिगेंड्स ऑलरेडी अटैच हो चुके हैं ये स्टेरिक रिपल्शन क्रिएट करेंगे आने वाले लिगेंड के लिए। उसकी वजह से क्या होगा कि वो इजीली आके अटैक नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से जो हमारा लास्ट में आके जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, यानी कि ये आप फोर्थ स्टेप में मानो कि ये जो फॉर्मेशन कांस्टेंट आएगा इसके लिए ये सबसे कम आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 ही साइट्स अवेलेबल हैं अटैक करने के लिए, है ना। तो जितनी कम साइट्स अवेलेबल होंगी उतना ज़्यादा एक तो ऑलरेडी जो लिगेंड्स अटैच हो चुके हैं यानी कि NH3 लिगेंड्स, ये आने वाले NH3 लिगेंड्स को स्टेरिक रिपल्शन प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा जो प्रोडक्ट बनना चाह रहा है वो इतना ईजिली नहीं बन पाएगा। उसकी वजह से क्या होगा कि जो वैल्यू है ऑफ द फॉर्मेशन कांस्टेंट वो कम आएगी। तो ये रीज़न होता है कि क्यों जो ये स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट है हमारा, इसकी वैल्यू कम आती जाती है जैसे जैसे स्टेप्स इंक्रीज होते जा रहे हैं या जैसे जैसे साइट्स डिक्रीज होती जा रही है फॉर अटैकिंग। तो देखो द रेगुलर डिक्रीज इन द स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट इज ड्यू टू द डिक्रीज इन द अवेलेबिलिटी फॉर द अटैक ऑफ द इनकमिंग लीगेंड। आई होप आपको ये रीज़न समझ आया होगा। तो इन्होंने यहाँ पर वही लैंग्वेज में लिखा हुआ है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है कि जो फर्स्ट स्टेप था उसमें क्या था कि NH3 कैन अटैक ऑल द 6 कोऑर्डिनेटेड साइट्स। यहाँ पर देखो ये जो 6 हैं, यहाँ पर 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पर यानी कि जो हमारा NH3 आएगा वो इन 6 वाटर मॉलिक्यूल्स को डिस्प्लेस कर सकता है, कहीं भी अटैक कर सकता है और ईजिली अटैक कर देगा। वाइल द लास्ट स्टेप
in the last step the number of coordinated sites available for the attack is reduced to 3. ये लास्ट स्टेप है, यहाँ पर 3 वाटर मॉलिक्यूल्स बचे हैं सिर्फ, तो 3 ही साइट्स अवेलेबल हैं, तो जो अटैकिंग साइट्स हैं वो डिक्रीज हो गई ना, तो जो ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स है वो डिक्रीज हो जाएगा जैसे हम फर्स्ट से लास्ट स्टेप में मूव करेंगे. ठीक है, आई होप आपको ये रीज़न समझ आया होगा. अब ये तो हो गया कि जनरल ट्रेंड क्या होता है कि डिक्रीजिंग हमें मिलेगा मोस्ट ऑफ द केसेस में, कि फर्स्ट स्टेप से जैसे जैसे हम लास्ट स्टेप में मूव करते जाएंगे अटैकिंग साइड्स हमारी डिक्रीज होती जाएंगी, जिसकी वजह से जो स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू भी डिक्रीज होती जाएगी. लेकिन कई बार एक्सेप्शंस भी देखने को मिलते हैं, तो ये है हमारा एक्सेप्शन. तो उन एक्सेप्शंस में क्या होता है कि जो kn+1 की वैल्यू है वो ज़्यादा आएगी kn की वैल्यू से, यानी कि kn+1 मतलब आप ये मान लो kn+1 तो हो गया k4 और kn हो गया k3, तो k4 की वैल्यू हमें ज़्यादा देखने को मिलती है उसके प्रीवियस स्टेप से. k4 तो मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको, k3 k2 मतलब जो भी लास्ट स्टेप होगा, जैसे जैसे हम स्टेप्स में इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे ज़रूरी नहीं है कि डिक्रीज ही होगी, कई बार हमें एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं. तो ये क्यों होता है, एक्सेप्शंस भी क्यों आ रहे हैं, इसका रीज़न क्या है, unusual structural deviations and variations in the electronic structure of the metal center. अब जैसे जो भी ये हमारे कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म हो रहे हैं ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस ही हैं, और यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी इन्वॉल्व होती है. तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी किसी कॉम्प्लेक्स की अगर ज़्यादा हुई तो वो ईजिली फॉर्म होना चाहेगा कॉम्प्लेक्स, और उसका फिर जो रेट कांस्टेंट होगा या फॉर्मेशन कांस्टेंट होगा उस रिएक्शन के लिए वो ज़्यादा आएगा. तो इसी वजह से ये जो हमारा एक्सेप्शंस हैं ये देखने को मिलते हैं. ड्यू टू द चेंज इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑल्सो चेंजेस विच अफेक्ट्स द ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ द मेटल कॉम्प्लेक्स. और स्टेबिलिटी में अगर चेंज आ रहा है, सपोज कोई ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, तो ऑफकोर्स वो ज़्यादा फॉर्म होगा और जल्दी फॉर्म होगा, तो उसकी वजह से जो हमारा फॉर्मेशन कांस्टेंट होगा उस रिएक्शन के लिए वो ज़्यादा आएगा. लेकिन अगर कहीं पे हमारा ऐसा कॉम्प्लेक्स है कि जो लेस स्टेबल है उसके लिए जो फॉर्मेशन कांस्टेंट होगा वो कम आएगा. So the complex with larger CFSE will be more stable and will have higher value of the stepwise formation constant. I hope आपको ये समझ आया होगा. इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं. जैसे ये हमारा फॉर्मेशन ऑफ FeBpY3 होल 2+, ये कॉम्प्लेक्स है, इसका हमें स्टेप वाइज हम इसके फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट्स को कंसिडर करेंगे. यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, देखो 6 हमारे पास यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं फॉर डिस्प्लेस. यहाँ पर एक 2 बाइपिरिडीन लिगेंड प्रेजेंट है, और ये जो बाइपिरिडीन लिगेंड होता है ये बाइडेंटेट होता है. बाइडेंटेट यानी कि वाटर मॉलिक्यूल है, ये मोनोडेंटेट है, यानी कि एक साइड से जुड़ा हुआ है ये. और जो हमारा 2 बाइपिरिडीन है, जो ये BPY है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, 2 बाइपिरिडीन. ठीक है, तो ये बाइडेंटेट है, यानी कि ये 2 वाटर मॉलिक्यूल्स को डिस्प्लेस कर सकता है, करेगा, क्योंकि इसको अटैच होने के लिए 2 साइड्स चाहिए. तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हमने डिस्प्लेस कर दिए, यहाँ पे ये 2H2 लिखा हुआ है, और एक 2 बाइपिरिडीन लिगेंड यहाँ पर आके अटैच हो गया. सेकंड में फिर से 2 वाटर मॉलिक्यूल्स को वो डिस्प्लेस करेगा, थर्ड में फिर से 2 वाटर मॉलिक्यूल्स को डिस्प्लेस करेगा. तो यहाँ पर जो ट्रेंड है फॉर द स्टेप वाइज रेट कॉन्स्टेंट या स्टेप वाइज फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट, वो ये मिलता है. अगर हम इनकी लॉग k की वैल्यूज़ अगर हम एक्सपेरिमेंटल जो भी आती हैं वो अगर ऑब्जर्व करें, तो इनका जो ट्रेंड है वो ये आता है, यानी कि k1 ग्रेटर देन k2. लेकिन जो k3 होगा, यानी कि ये जो लास्ट स्टेप है, इसकी वैल्यू इस सेकंड वाले फॉर्मेशन कांस्टेंट से ज़्यादा आती है. लास्ट वाले की वैल्यू k1 तो ज़्यादा है k2 से, लेकिन k3 ज़्यादा है k2 से. ठीक है, अब ये क्यों होता है, क्योंकि ये जो फर्स्ट 2 स्टेप्स में ये जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म हुए हैं ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, हाई स्पिन है, और इनकी जो CFSE वैल्यू आई है वो 0.4 डेल नॉट है, -0.4 डेल नॉट. ठीक है, अब जो ये लास्ट वाला कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, ये वाला, ये है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और इसकी जो CFSE वैल्यू आती है वो आती है -2.4 डेल नॉट. तो ये ऑफकोर्स ज़्यादा ही CFSE वैल्यू, और ये CFSE वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि ये ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, और स्टेबल है तो इसके जो ये फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट है इसकी वैल्यू हाई आएगी, है ना, क्योंकि ये जब ये कॉम्प्लेक्स ही स्टेबल है तो ये बनना चाहेगा ज़्यादा इजीली, तो इसलिए इसकी जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है इस रिएक्शन के लिए इसकी वैल्यू हाई आती है इसके प्रीवियस जो हमारा फॉर्मेशन कांस्टेंट है उससे. ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा. हैंस द लार्ज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन इन द लास्ट स्टेप मेक्स k3 ग्रेटर देन k2. सो आई होप आपको ये ट्रेंड्स एंड स्टेप वाइज कॉन्स्टेंट टॉपिक समझ आया होगा. इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube channel, and do share this video with your friends. Thank you for watching.